नमस्कार प्यारे साथियों। भारत में पंचायती राज के संबंध में हमने पंचायती राज की पृष्ठभूमि के बारे में देख लिया और पंचायती राज के जनक के बारे में जाना कि किस प्रकार से लॉर्ड रिपन प्रस्ताव लेकर आए और भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई। प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे पंचायती राज से संबंधित समिति के बारे में, बलवंत राय मेहता समिति के बारे में जानेंगे। और हमने पिछले वीडियो में जाना था कि किस प्रकार से यह समिति भारत में आई, इस समिति के बनने के पीछे कारण क्या थे। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार पंचायती राज की क्लासेस ले रहे हैं, तो कोशिश ये कीजिएगा कि इसके पहले वाली जो क्लासेस होती है उन्हें जरूर ले लें। होता क्या है ना कि चीज़ें लिंक होती है, तो हम जो वर्तमान में चल रहा है इसे समझ नहीं पाएंगे। इस समिति के आने के पीछे क्या कारण है, ये पिछले वाले वीडियो में पता लगेगा। तो चलिए क्लासेस को शुरू करते हैं और बात करते हैं पंचायती राज समिति के बारे में कि किस प्रकार से बलवंत राय मेहता समिति बनी और इसके पीछे क्या कारण रहा। तो हमने देखा कि स्थानीय स्वशासन की जो पृष्ठभूमि रही कि आर्टिकल 40 में जब पंचायतों के गठन की बात की गई और पंचायतों के गठन के साथ ही स्थानीय स्वशासन को महत्व दिया गया, तो भारत में स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए भारत में एक कार्यक्रम चलाया गया था जिसका नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसकी डेट आपको ध्यान रखना है, मैं पिछले वीडियो में बोल चुका हूं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में चलाया गया। क्यों? पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाना था और न केवल जाति के आधार पर, न केवल भाषा के आधार पर, न केवल स्थानीयता के आधार पर, बल्कि सामुदायिक विकास को यहाँ पर लेकर चलना था और पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाना था। इसलिए 1952 में 1952 में एक कार्यक्रम चला जिसका नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। 1952 में जब ये कार्यक्रम चला तो गवर्नमेंट को लगा कि कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम ने जो नीतियां थी उस नीतियों के कारण स्थानीय स्वशासन का विकास हुआ होगा। तो पुनः 1953 में एक कार्यक्रम शुरू हुआ जिसका नाम था राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम। ठीक है, लेकिन देखा यह गया कि जब 1953 में यह कार्यक्रम शुरू हुआ तो पता लगा कि 1952 का जो कार्यक्रम था वह सही तरीके से नहीं चल पाया, जिसके पीछे कई कारण थे। एक कारण यह था कि जनता के पास अधिकार ही नहीं थे और जब अधिकार नहीं थे तो जो योजनाएं थी उनका पूर्ण लाभ जनता उठा नहीं पाई। तो ठीक ऐसे ही 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम असफल हो गए। जब 1952 और 1953 में ये कार्यक्रम असफल हुए तो ये जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम के असफल होने के कारणों का पता लगाने के लिए या इसकी असफलता की जांच करने के लिए एक समिति गठित की गई। उस समिति का नाम था बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि यह समिति गठित क्यों गई, क्योंकि 1952 और 53 में जो दो कार्यक्रम चलाए गए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम, इन दोनों की असफलता की जांच के लिए समिति का गठन किया गया था जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति 1957। तो वर्ष 1957 की बात है। 1957 में इन कार्यक्रमों की असफलता की जांच के लिए B.R. मेहता, कभी कभी B.R. मेहता भी नाम आ सकता है या बलवंत राय मेहता भी नाम आ सकता है, तो कंफ्यूजन में नहीं आना है। B.R. मेहता या बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया। 1957 में इसका गठन हुआ और 1957 में ही इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और अपनी रिपोर्ट में बहुत सारी सिफारिशें प्रस्तुत की। आज हम भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था देखते हैं, भारत के अधिकांश राज्यों में, सभी राज्यों की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि अधिकांश राज्यों में जो पंचायती राज व्यवस्था देखते हैं, जैसे हम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को देखते हैं कि ग्राम पंचायत है, जनपद है, इसके साथ ही जिला पंचायत है, तो वह जो अपनाई गई राज व्यवस्था है, वह जो पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है, उसके अधिकांश बिंदु बलवंत राय मेहता समिति से है। अगर कोई ये कहे कि पूर्णतः बलवंत राय मेहता समिति ने जो सिफारिशें की उन्हें अपना लिया गया, तो निश्चित तौर पर यह कहना गलत होगा। लेकिन हाँ, अधिकांशतः जो चीजें हैं वे बलवंत राय मेहता समिति की ही अपनाई हुई है।
कुछ जगह थोड़ा थोड़ा परिवर्तन किया है और परिवर्तन होना भी जरूरी है। परिवर्तन सार्थक होता है, परिवर्तन अगर अच्छे वे में हो तो जरूरी भी है। पहले हो सकता था कोई चीज ठीक हो, वर्तमान में ठीक नहीं हो, तो परिवर्तन थोड़ा सा जरूरी भी है। समय के साथ बदलना थोड़ा सा जरूरी होता है। लेकिन आज भी भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है, आज भी जो त्रिस्तरीय 3 स्तर की हमें पंचायती राज व्यवस्था दिखती है, उसमें अधिकांश जो नीतियां हैं वे बलवंत राय मेहता समिति की ही है, 1957 की। इसीलिए हम 4-5 जितनी भी समितियां पढ़ेंगे उसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति है बलवंत राय मेहता समिति। इसे ध्यान रखना है कि इसका गठन 1957 में हुआ। इसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। इसने रिपोर्ट 1957 में दी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम, इनकी असफलता की जांच के लिए ये गठित हुई। तो इसने सिफारिश क्या दी, अब उसके बारे में जानते हैं। इसने अपनी सिफारिश में कहा कि जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण की स्थापना की जाए और जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण को ही पंचायती राज कहा जाता है। तो ध्यान रखना, पंचायती राज कहें, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहे, जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहे, तीनों का मतलब एक ही होता है, पंचायती राज। तो अब बात ये आती है कि सर ये विकेंद्रीकरण क्या होता है, थोड़ा सा इसे समझा दीजिए, उसके बाद हम चीजों को समझेंगे। 2 बातें आप पढ़ते हैं जब आप भारत की राज्य व्यवस्था या पॉलिटी पढ़ते हैं, और विश्व के अधिकांश देशों में अलग अलग व्यवस्था होती है ना। ऐसा तो नहीं है कि भारत में अगर संसदीय शासन प्रणाली है तो सभी देशों में संसदीय शासन प्रणाली है। कहीं पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, कहीं पर संसदीय शासन प्रणाली है वे हो सकती है, कहीं पर दूसरी प्रणाली हो सकती है ना। यानी कहने का मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस सभी देशों में होता है। तो 2 चीजें चलती है, एक तो होता है सत्ता का विकेंद्रीकरण, है ना। 2 शब्द हम समझते हैं, एक होता है केंद्रीकरण, एक होता है विकेंद्रीकरण। बहुत धैर्य से समझना इस बात को। तो एक तो है केंद्रीकरण और एक है विकेंद्रीकरण। क्या होता है सत्ता का केंद्रीकरण, थोड़ा सा समझेंगे हम। देखिए, जब हम प्राचीन काल की बात करते हैं, इतिहास में जब आप पढ़ते हैं कि कोई भी राजा निरंकुश हुआ, जैसे मगध साम्राज्य में आप जानते हैं, मगध साम्राज्य का एक बड़ा ही फेमस शासक था जिसका नाम था घनानंद, जिसे धनानंद भी कहा जाता है। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि सर ये प्राचीन इतिहास की बात करने लग जाते हैं, पॉलिटी की बात करने लग जाती है। दरअसल एग्जाम्पल से चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती है, समझाना थोड़ा सा आसान हो जाता है, बस यही मेरा उद्देश्य है। वरना मैं विश्वास करता हूं पढ़ाने में जो आपके फायदेमंद हो, लेकिन चीजें अगर समझ में नहीं आए, यही चीजें आपको बुक में भी मिलेगी लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हो, इसीलिए आप देख रहे हो। तो समझाने के लिए एग्जाम्पल थोड़ा सा आसान होता है। जब मौर्य साम्राज्य को आप पढ़ेंगे इतिहास में, तो मौर्य साम्राज्य में एक शासक था घनानंद। घनानंद को ही धनानंद के नाम से भी जानता था। यह बहुत ही क्रूर शासक था। और अगर आपको ध्यान हो, एक बड़े ही फेमस व्यक्ति हुए चाणक्य, जिसे कौटिल्य कहते हैं। चाणक्य को बेइज्जत करना, अगर इतिहास में देखा जाए तो यह पहला शासक था जिसने चाणक्य को बेइज्जत किया। और इसी के विरोध में चाणक्य द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा देकर वहां पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना चाणक्य ने की थी। तो ये वही घनानंद था। तो घनानंद एक बहुत ही क्रूर शासक था, भोग विलासी शासक था। इसकी जो प्रजा थी, इसकी प्रजा इससे बहुत असंतुष्ट रहती थी। प्रजा ज्यादा संतुष्ट हुआ नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि एक तो ये कंजूस प्रवृत्ति का था, प्रजा के हित में नहीं सोचता था, लोगों पर खर्च नहीं करता था, बल्कि पूरा अपना भोग विलास वाला जीवन करता था। राजा का काम होता है राज्य को सही से चलाना, बाकी वह काम करता नहीं था। ऐसे कई राजा हुए हैं, लेकिन इसका आपने नाम सुना है इसलिए मैं उदाहरण से समझाता हूं। तो जब ये ऐसे कार्य कर रहा था तो लोग इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे थे? उसके पीछे कारण यह था कि जितनी भी शक्ति थी उस मगध साम्राज्य की सारी शक्ति इसी व्यक्ति के पास थी। अब कोई विरोध करे तो ये इसके खिलाफ एक्शन ले लेता था। अगर विरोध भी करेगा तो पता लग रहा कि उसके साथ उसे कारावास दे दिया, उसे दंड दे दिया, कुछ ना कुछ दे दिया, तो लोग विरोध करने से भी डरते थे।
अच्छा, ये ऐसा कर क्यों पाता था? ऐसा करने के पीछे कारण ये था कि वह राजा था और राजा इतना बड़ा था कि उसके पास शक्तियां बहुत थी। कहने का मतलब राज्य का कोई भी व्यक्ति उसके विरोध में यहां पर विरोध नहीं कर पाता था, कोई भी व्यक्ति नहीं कह पाता था चाहे शासन कैसा भी चलता हो। वह निरंकुश प्रवृत्ति का शासक था, लेकिन ऐसा इसलिए कर पाता था क्योंकि जितनी भी शक्तियां थी वह पूरी शक्तियां राजा के पास हुआ करती थी, वह पूरी शक्तियां उसी के पास हुआ करती थी। यानी शक्तियां केवल एक व्यक्ति के हाथ में होना या एक क्षेत्र के हाथ में होना, इसे कहते हैं केंद्रीकरण। समझ रहे हो? केंद्रीकरण का मतलब ही होता है केंद्र में शक्तियों का होना। कि जैसे मान लीजिए ये कोई घेरा है, यहां पर शक्ति है, यहीं से सभी चीजें संचालित होगी, इसे कहते हैं हम केंद्रीकरण। यानी उस शासक के पास में जितनी भी शक्तियां थी उसी के पास में थी, वह चाहता जो कर सकता था, इसी कारण इसे कहा जाता है केंद्रीकरण। कहने का मतलब ये हो सकते हैं राज्य हैं, इन्हें आप ग्राम कहें, इन्हें आप क्षेत्र कहें, जो भी कहें, इन सभी की शक्तियां केवल एक व्यक्ति के हाथ में जब होती है और वही सर्वे सर्वा होता है जो इन सभी के ऊपर बैठा हुआ होता है, चाहे आप उसे केंद्र में कहें, चाहे आप उसे एक व्यक्ति कहे, चाहे आप उसे एक क्षेत्र कहे, जब इन सभी की शक्तियां या यहां की जितनी भी शक्तियां हैं वे इस व्यक्ति के हाथ में है, वे चाहे जो भी कर सकता है, वे चाहे तो यहां पर कोई भी परिवर्तन ला सकता है, वे यहां पर कुछ भी कर सकता है, यहां पर कुछ भी कर सकता है। तो जब सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथ में हो तो इसे कहते हैं सत्ता का केंद्रीकरण, इसे कहते हैं शक्तियों का केंद्रीकरण। तो अब विकेंद्रीकरण क्या होगा? इसी का जस्ट विपरीत विकेंद्रीकरण है। यानी कुछ शक्तियां यहां पर है और कुछ शक्तियां उसने यहां पर दे दी, यहां पर दे दी, यहां पर दे दी, यहां पर दे दी। तो अच्छा, अब आप एक बात बताइए कि राज्य यहां से सही चलेगा या यहां से सही चलेगा? तो आप कहेंगे कि सर निश्चित तौर पर राज्य यहां से सही चलेगा। क्यों? क्योंकि जब सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ, जब सत्ता इनके पास भी आई तो ये इनके निर्णय खुद ले सकेंगे। मान लीजिए आपने इनको कुछ वित्तीय साधन दे दिए और इनसे कहा कि देखिए आपके ग्राम में जो भी समस्या है, आपके राज्य में जो भी समस्या है, आपका हक बनता है कि इन वित्तीय संसाधनों से उन समस्याओं को सोल्व करें। तो ये व्यक्ति हो सकता था कि उतने अच्छे ढंग से समस्या को नहीं समझ पाए जितने अच्छे ढंग से ये समझ पाता हो। जैसे उदाहरण के लिए समझिए कि आप एक कृषक परिवार से बिलोंग करते हैं, आप एक किसान व्यक्ति हैं और आपको पता है कि खेती में क्या क्या समस्याएं आती है। आपने किसानी की हुई है, आपने खेती की हुई है, तो आपको पता है कि यार खेती में ये समस्या आती है। अब आप एक ऐसे व्यक्ति से पूछोगे या ऐसे व्यक्ति से पूछोगे या कोई व्यक्ति आपके संबंध में नीतियां बनाएगा, है ना। समझ लेते हैं कि कोई व्यक्ति आपके संबंध में नीतियां बना रहा है जिसने कभी किसानी नहीं की, जिसने कभी खेती नहीं की, तो उसको हो सकता है कि सही तरीके से नहीं पता हो कि वास्तव में खेती में समस्या क्या है। हो सकता है कि वे नीतियां ऐसी बनाए जिसकी आपको जरूरत ही ना हो। लेकिन आप में से किसी व्यक्ति से अगर पूछ लिया कि भैया ये बताइए कि आपके वहां पर वास्तविक समस्या क्या है, खेती को लेकर समस्या क्या है, तो हो सकता है कि आप सही चीजें बताएं कि देखिए हमारे यहाँ पर ये समस्या है, ये समस्या होती है, इन समस्याओं का निदान ऐसे हो सकता है, तो फिर नीतियां थोड़ी सी सही बन सकती है। कहने का मतलब जब यहां पर बैठा व्यक्ति अपने निर्णय स्वयं लेने पड़े और इसके पास अधिकार भी हो, है ना, अधिकार हो और दूसरी बात शक्तियां हो और वित्त के पर्याप्त संसाधन हो, तो उसे कहते हैं शक्तियों का विकेंद्रीकरण। तो दो शब्द, केंद्रीकरण में सत्ता एक व्यक्ति के हाथों में होगी और विकेंद्रीकरण में सत्ता बट जाएगी, शक्तियों का बंटवारा हो जाएगा, इसे कहते हैं विकेंद्रीकरण। तो बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, इसे ही हमने पंचायती राज कहा। और विकेंद्रीकरण में क्या होना चाहिए कि यहां पर 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना चाहिए, उसकी स्थापना करनी चाहिए। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन ये बनेगा कि किस समिति की अनुशंसा पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ की गई? तो बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर त्रिस्तरीय यानी 3 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, प्रणाली लागू की गई। कौन कौन सी व्यवस्था है उसको हम समझते हैं। त्रिस्तरीय का मतलब होता है 3 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था।
तीन स्तर कौन कौन से? एक तो हो जाता है आपका ग्राम स्तर। देखिए यह है आपका ग्राम स्तर पर क्या रहेगी? ग्राम स्तर पर रहेगी ग्राम पंचायत, है ना। यहां पर मान लेते हैं ब्लॉक, मान लेते हैं जिसे हम जनपद भी कहते हैं। जनपद स्तर या ब्लॉक स्तर पर क्या रहेगी या क्षेत्र स्तर पर क्या रहेगी? पंचायत समिति। और सबसे ऊपर क्या रहता है यहां पर? जिला। तो जिला स्तर पर रहेगी जिला पंचायत। समझ रहे हो आप? कहने का मतलब यह है कि बलवंत राय मेहता समिति ने कहा कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की स्थापना की जाए और तीन स्तरीय यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की जाए। और तीन स्तरीय कौन सी? ग्राम स्तर पर होना चाहिए ग्राम पंचायत, जो आप वर्तमान में देखते हैं, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला पंचायत। तो वर्तमान में यही चीजें हैं जो आप देखते भी आ रहे हैं और आप अच्छे तरीके से लिंक कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप ग्राम पंचायत को भी जानते हैं, जनपद को भी जानते हैं, जिला पंचायत को भी जानते हैं। तो इन तीनों की अनुशंसा, इसकी सिफारिश किसने की थी? ये की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। बहुत महत्वपूर्ण है, त्रिस्तरीय शब्द आपको ध्यान रखना है, तीन स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता समिति ने कह दिया कि आपको तीन स्तरीय राज्य प्रणाली या यहां पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत करना चाहिए, इसकी स्थापना करनी चाहिए। और क्या बातें कही बलवंत राय मेहता समिति ने? इसके साथ में एक और बात कही। इन्होंने कहा कि ये जो तीनों पंचायतें हैं, तीनों ये जो पंचायती राज प्रणाली है, ये एक दूसरे से अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से जुड़े। दो चीजें होती है, एक होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन, एक होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अभी हम यहां पर समझेंगे। अभी बस इतना समझ लीजिए कि जो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, जिला स्तर पर ये जो जिला पंचायत है, ये तीनों एक दूसरे से अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से जुड़े। इस बात की सिफारिश की बलवंत राय मेहता समिति ने। मुझे एक प्रश्न और बार बार ध्यान आ रहा है। क्या होता है ना, बार बार जब मैं आपके कमेंट्स देखता हूं, किसी भी वीडियो पर आपके कमेंट्स आते हैं, तो कई स्टूडेंट के रिस्पॉन्स तो अच्छे मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों का एक प्रश्न बहुत ज्यादा कॉमन हो जाता है। प्रश्न यह होता है कि सर, हम मध्य प्रदेश पटवारी के एग्जाम की तैयारी तो कर रहे हैं, आप पंचायती राज व्यवस्था भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसके कमेंट भी काफी आते हैं, लेकिन एक जो बार बार प्रश्न आता है, प्रश्न यह आता है कि सर इसकी वैकेंसी कब आई, इसके बारे में थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। और मैं कई बार इसके ऊपर बोल चुका हूं कि देखिए, वैकेंसी कभी भी आ सकती है और हो सकता है वैकेंसी लेट भी आए, लेकिन वैकेंसी जल्दी आने या लेट आने से मतलब क्या। मैं हमेशा कहता आया हूं कि आपकी तैयारी अच्छी अगर रहेगी तो वैकेंसी कभी भी आए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपने शेर को कभी शिकार करते हुए अगर देखा होगा, मोबाइल में, टीवी पर या उसका वीडियो कहीं पर भी, बहुत सारे चैनल होते हैं जहां पर आप शेर को देखते हैं कि वह किस प्रकार से शिकार करता है। अगर आप शेर को शिकार करते हुए मोबाइल पर देख रहे हैं तो एक चीज ऑब्जर्व कीजिएगा, जब शेर शिकार करता है, जब वह अपने शिकार को देखता है, तो शिकार को देखते समय अचानक नहीं झपटता है। यह नहीं कि यार शिकार उसे सामने दिखा और एकदम उसकी तरफ भाग निकला, शिकार करने के लिए दौड़ निकला, नहीं। शेर को आप गौर कीजिएगा, एक बार नहीं हमेशा गौर कीजिएगा, वह पेशेंस रखता है, वह तब तक झाड़ियों के पीछे या जहां पर भी वह उस शिकार को नहीं देख पाए या वह शिकार शेर को नहीं देख पाए, ऐसे छिपा रहता है जब तक कि उसे नहीं लगता कि हाँ 100% मैं इस शिकार को पकड़ लूंगा, तब तक वह पेशेंस रखता है। जैसे मान लीजिए उसका शिकार कुछ भी हो सकता है कि उसे वह देख रहा है, शेर है ना, तो जब वो उसे देखेगा ना बार बार, तो वह जब तक सुविधाजनक तरीका ना आ जाए, जब तक वह ये नहीं समझ पाए कि हाँ मैं अब इस पर वार करूंगा और अब ये मेरी पकड़ से नहीं निकल पाएगा, तब तक वह उस झाड़ियों के पीछे ही छिपा रहेगा, जब तक कि उसके सुविधा अनुकूल परिस्थितियां नहीं हो जाए। आप होते तो शायद आप उसकी जगह पर
एकदम भाग निकलते कि यार पास में ही तो है शिकार, फटाक से पकड़ लेता हूं। जबकि उसकी ये खासियत देखिए कि वह जितना बलवान है वह उतने ही सही तरीके से शिकार भी करता है। समझ रहे हो आप? यानी वह इतना पेशेंस रखता है और इस तरीके से पेशेंस रखता है कि वह बिल्कुल इस तरीके से समझ जाता है कि अब मैं शिकार करूंगा, और जैसे ही शिकार करते हैं तो उसके हाथ से 99% परिस्थिति यह बनती है कि शिकार नहीं निकल पाता है। तो कहने का मतलब यह है कि वो इतना बड़ा जानवर अगर परिस्थिति के अनुकूल या कह सकते हैं अच्छे से तैयार रहता है और तब तक आक्रमण नहीं करता है जब तक कि उसे परिस्थिति अनुकूल नहीं दिख पाए, वह अपनी तैयारी पर भरोसा करता है, पेशेंस रखता है, तो फिर आपको भी रखना चाहिए। उसे जब तक 100% भरोसा नहीं हो जाता कि मैं इस शिकार को नहीं पकड़ पाऊंगा, जब तक आप भी ऐसे ही तैयारी करते रहिए। पता लग रहा है अभी आपकी तैयारी 100% है नहीं, आप वैकेंसी के चक्कर में लगे हुए हो। वैकेंसी जब आएगी आ जाएगी, क्या आपकी तैयारी इतनी खतरनाक है कि अर्जुन की तरह आपको सिर्फ आंख ही दिखाई दे रही है? अगर ये तैयारी है तो आपका ये प्रश्न पूछना बिल्कुल 100% सही है, लेकिन अगर ये तैयारी नहीं है तो फिर बहुत गलत है। यकीन मानिए ऐसे धराशायी हो गए, मुंह की खानी पड़ेगी। कहते हैं ना लोग कि ऐसे गिरोगे कि पूरे दांत ही गिर जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। जिस दिन 100% तैयारी हो जाएगी ना, खुद में इतना आत्मविश्वास रखिए कि हाँ मैं सिलेक्शन लेके रहूंगा, 6 महीने बाद आए, 8 महीने बाद आए। और याद रखना, वैकेंसी लेट भी आएगी ना, अगर सिलेक्शन हो गया तो जिंदगी के जितने भी साल हैं वो पूरे साल ऐसा लगेगा कि यार ठीक है, भले ही इतना टाइम लग गया लेकिन जीवन में कुछ अच्छा हुआ, कुछ बेहतर हुआ। समाज में जब रुतबा बढ़ेगा ना तो पता ही नहीं लगेगा कि यार इतना समय निकल गया कि नहीं निकला। ऐसा लगेगा कि शायद जीवन इससे अच्छा हो ही नहीं सकता, जीवन में किधर दुख नजर ही नहीं आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि थोड़ा सा पेशेंस रखना सीखिए। अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हो, किसी बेहतर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो धैर्य रखना सीखिए। बहरहाल हम अपने टॉपिक पर लौटते हैं कि हम बात कर रहे थे कि पंचायती राज व्यवस्था में जो त्रिस्तरीय पंचायत है ये एक दूसरे से अप्रत्यक्ष चुनाव से जुड़े। इसके बाद इन्होंने कहा, चुनाव के संबंध में बात की कि हमने कह तो दिया कि 3 स्तर पर पंचायत होंगे, लेकिन इनका चुनाव कैसे होगा। तो इसमें कहा गया कि देखिए ग्राम पंचायत पर, यानी ग्राम पंचायत का चुनाव होगा प्रत्यक्ष रूप से। जैसे ग्राम पंचायत का जब चुनाव होता है, सरपंच का चुनाव होता है, तो आप खुद वोट देते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष को समझ लिए पहले कि प्रत्यक्ष क्या होता है और अप्रत्यक्ष क्या होता है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट, है ना। डायरेक्ट का मतलब क्या है कि जब आप स्वयं उस व्यक्ति को चुने, है ना। जैसे कोई व्यक्ति गांव का सरपंच बन रहा है, इस व्यक्ति को जब आप चुने तो इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है। लेकिन अप्रत्यक्ष का मतलब होता है, इनडायरेक्ट का मतलब यह होता है कि आपने किसी व्यक्ति को चुना और इस व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को चुना, तो इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। समझ रहे हो आप? कहने का मतलब जब आप किसी व्यक्ति को डायरेक्ट रूप से चुनते हैं, सीधे रूप से चुनते हैं, तो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। जैसे सरपंच हो गए, सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। आप सरपंच को डायरेक्ट चुनते हैं कि हाँ ये हमारे प्रत्याशी हैं, इन्हें हम वोट दे रहे हैं, ये हमारे सरपंच साहब है, यही होता है, यही हमारे प्रधान है। तो जब आप डायरेक्ट चुनते हैं तो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। लेकिन आपने किसी व्यक्ति को चुना और वह व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को चुन रहा है, तो उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट निर्वाचन या चुनाव, ठीक है। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में इन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत का चुनाव होगा प्रत्यक्ष रूप से, और जो पंचायत समिति है और जिला पंचायत है, इनका जो चुनाव होना है वह चुनाव होना है अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से। आप किसी को चुनेंगे, वे दूसरे और किसी को चुनेंगे, यह होता है अप्रत्यक्ष चुनाव। तो ध्यान रखना, बलवंत राय मेहता समिति ने ग्राम पंचायत को प्रत्यक्ष चुनाव के बारे में कहा और पंचायत समिति और जिला पंचायत को अप्रत्यक्ष चुनाव के बारे में बताया। इसके साथ ही यह कहा गया कि जो पंचायत समिति होगी यह होगी कार्यकारी निकाय। अधिकतम कार्य किसके द्वारा किए जाएंगे? ये किए जाएंगे पंचायत समिति के द्वारा। यानी हमने देखा था कि ब्लॉक स्तर पर जो संस्था रहेगी, जो पंचायत राज प्रणाली रहेगी, ये रहेगी कार्यकारी प्रणाली, है ना, कार्यकारी निकाय। और जो जिला पंचायत रहेगी,
जिला पंचायत का कार्य होगा समन्वयात्मक, है ना। समन्वयात्मक का मतलब होता है समन्वय करना, जोड़ कर रखना। समन्वयात्मक इसका कार्य होगा जिला पंचायत का। और दूसरी ये रहेगी सलाहकारी संस्था, एडवाइजरी का काम करेगी कि साहब कोई समस्या है, कुछ भी है तो उसका निदान ये होगा, ये आपको सलाह देने का कार्य कौन करेगी? जिला पंचायत करेगी। तो ध्यान रखना, कार्यकारी निकाय के रूप में पंचायत समिति, समन्वयात्मक और सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य करेगी जिला पंचायत, ठीक है। और जिला पंचायत का अध्यक्ष कौन होगा? तो जिला कलेक्टर जिला पंचायत का अध्यक्ष होगा। यह बात किसने कही? बलवंत राय मेहता समिति ने कही। तो इसने जब ये सिफारिश दे दी, तो सिफारिश देने के बाद गवर्नमेंट का भी ये दायित्व बनता है कि जो इन्होंने सिफारिश दी है, इस सिफारिश का एक बार हम इंप्लीमेंट करके तो देखें कि वास्तव में इन्होंने जो सिफारिश दी है, जो जांच की है, जांच करने के बाद जो सिफारिश दी है वे पूर्ण रूप से क्रियान्वित हो पाएगी या नहीं, कार्य करवाएगी या नहीं। जैसे कि आप किसी भी नीति को बनाते हैं तो उस नीति को ऐसा तो है नहीं कि सारे भारत में या पूरे राज्य में, या राज्य की बात करें या किसी जिले में पूर्ण रूप से लागू कर पाए, ऐसा तो नहीं होता। जैसे राज्य में भी कोई नीति बनती है तो आप जानते हैं उस नीति को एकदम लागू पूरे जिलों में नहीं किया जाता है। अधिकांशतः क्या होता है, पहले एक जिलों में देखेंगे, फिर वहां पर अगर सफल होती है तो अन्य जिलों में देखा जाएगा। तो जब ये सिफारिशें दी गई, इस सिफारिश को देने के बाद हुआ क्या कि सबसे पहले देखने के लिए कि यार वास्तव में ये काम करेगी या नहीं, ये सही है या नहीं, तो अगस्त 1958 की बात है, सबसे पहले आंध्र प्रदेश में इसे क्रियान्वित किया गया, इसे लागू किया गया। तो ध्यान रखना, बलवंत राय मेहता समिति को सबसे पहले लागू किया गया अगस्त 1958 में आंध्र प्रदेश में। लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि यह सही तरीके से लागू नहीं किया गया था। ये एक ट्रायल कह सकते हैं कि देखा गया कि वास्तव में यह कार्य हो गया नहीं। तो जब यहां पर चीजें सफल हुई तो गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, ये प्रणाली सही है। 1958 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया गया और स्वीकार करने के बाद सर्वप्रथम यानी सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा सबसे पहले लागू किया गया। तो ध्यान हमें यह रखना है कि हालांकि अगस्त 1958 में आंध्र प्रदेश में लागू करके देखा, लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे पहले पंचायत राज व्यवस्था जो थी उसे कहां पर लागू किया गया, तो राजस्थान के नागौर में कब किया गया? 2 अक्टूबर 1959 को किया गया। किसके द्वारा किया गया? पंडित नेहरू द्वारा किया गया। यह बात हमें ध्यान रखना है। किसकी सिफारिश पर किया गया? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर किया गया। और इस समिति ने कहा था कि जैसा हम पहले बात चुके कि विकास तभी होगा जब वित्तीय संस्थाएं उपलब्ध कराएंगे। तो इस समिति ने कहा कि जो स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएं हैं उन्हें वित्तीय सहायता भी आपको प्रदान करनी चाहिए। तो साथियों, ये हुई बलवंत राय मेहता समिति। अगले वीडियो में बात करेंगे हम इसके आगे की समिति के बारे में। पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।